गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? ओके, गुड। वेल, आप लोग ठीक होंगे। जज़ाकल्लाह। हाउ वाज योर क्विज? ओके, आई नो यू आर प्रेजेंट। लेकिन क्विज कैसा था ये बताएं। जज़ाकल्लाह। वेल, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, अच्छा था। एक ही एमसीक्यूज था जो मुश्किल लग रहा था। उसमें क्या था एमसीक्यूज में कि न्यूट्रोफिल लिखे हुए थे, lymphocytes लिखे हुए थे। ओके, श्योर 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 श्योर, आई नो यू आर प्रेजेंट। अच्छा, एससीक्यूज में कंसीडर कर लूंगा, एससीक्यूज को मैनुअल मार्क कर दूंगा। डोंट वरी। मैंने रॉन्ग नहीं किया। मैंने उसमें दो तीन चीज़ें, दो तीन वर्ड होते हैं वो मैचिंग पे लगाए हुए थे। अगर वो दो तीन वर्ड मैच कर जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जो क्वीज होता है, जिसमें जो एस सी क्यूज होते हैं, अगर दो तीन वर्ड मैच कर जाते हैं तो वो उसको रेट कर देता है, रेटिंग कर देता है, नंबर दे देता है। ओके, वेल, अगर गलत ना होता तो 90% मार्क्स हो जाते। वाई नॉट 100%? वाई ओनली 90%? ओके। अच्छा, हमने वो एमसीक्यूज डिस्कस करना है आज, जिसमें न्यूट्रोफिल के बारे में मेंशन किया हुआ था, लैम्फोसाइट्स के बारे में। एक्चुअली वर्ड वाज लैम्फोसाइट। जहाँ तक मुझे लग रहा था कि आपको लैम्फोसाइट में जो मिसिंग वर्ड था वो कंफ्यूज कर रहा था, है ना? इसलिए आप लोगों ने लैम्फोसाइट्स को क्लिक नहीं किया, और जिन लोगों ने क्लिक कर दिया उनके मार्क्स आ गए हैं। उसमें लैम्फोसाइट था, LYM, एम वाज मिसिंग। सेकंड था RBC, थर्ड वन यूसिनोफिल, और फोर्थ वन वाज न्यूट्रोफिल, एंड फिफ्थ वन वाज बेसोफिल। अच्छा, न्यूट्रोफिल भी फेगोसाइटोसिस करते हैं, नो डाउट। अच्छा, वो वाला एमसीक्यूज ना आता था। ओके, राइट। अच्छा, एक एमसीक्यूज गलत हो गया था। ओके ओके ओके, वेल 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 वेल। हाँ, लेम्फोसाइट्स था ये। अच्छा बेटा, एग्जैक्टली लेम्फोसाइट्स था, लेकिन एम वाज मिसिंग। ठीक है। अच्छा, लेम्फोसाइट्स में से कहीं पढ़ा ही नहीं था कि लेम्फोसाइट्स जो होते हैं ये फेगोसाइटोसिस करती हैं। ओके, क्लियर कर देते हैं कि ये फेगोसाइटोसिस कैसे करते हैं और न्यूट्रोफिल कैसे करते हैं। नो डाउट न्यूट्रोफिल भी फेगोसाइटोसिस करती हैं, लेकिन मेरे ख्याल है आप लोगों ने लेम्फेटिक सिस्टम पढ़ा है। रोसन विल्सन से इवन अगर लेम्फेटिक सिस्टम पढ़ा हो तो आई थिंक हमने पढ़ा है लेम्फेटिक सिस्टम। अगर लेम्फ नोड के बारे में हम बात करें, अच्छा, अगर एम मिसिंग था तो ग्रेस मार्क्स दे दूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो हम बात कर रहे थे लेम्फेटिक सिस्टम की। अगर आपने लेम्फेटिक सिस्टम पढ़ा है ना, तो उसमें भी फंक्शन ऑफ लेम्फ नोड अगर पढ़ें या फंक्शन ऑफ स्प्लीन पढ़ें, तो उसमें भी वहाँ पे टी और बी लिम्फोसाइट्स के बारे में बात की गई है। अब ये फेगोसाइटोसिस टी और बी लिम्फोसाइट्स कैसे कहते हैं? जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करके फेगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं, और जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके किलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। अब जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, ये पहले फेगोसोम बनाते हैं, लाइक फ्लैजेलम। उसके बाद इन्होंने जाके इनगल्फ करना होता है, और जो दूसरे फंक्शन न्यूट्रोफिल का ये होता है कि वो जो बैक्टीरिया ऑलरेडी फेगोसाइट हो चुके होते हैं उनकी डिग्रेडेशन भी कर रहे होते हैं। वेल, तो ये इधर सिमिलर ऑप्शन सेम सेम इसलिए थे ताकि आप लोगों को कंफर्म हो सके कि फेगोसाइटोसिस कौन कर रहा होता है। मेनली जो फेगोसाइटोसिस होती है वो लिम्फोसाइट्स कर रहे होते हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो आप ठीक होंगी। ओके। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या था?
इनलिस्ट द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स में डिफरेंट फंक्शंस आपने क्या क्या लिखे हैं? एक तो ऑक्सीजन कैरी करता है, इसके अलावा 5 मार्क्स का नंबर था, मिनिमम 5 मार्क्स। 5 चीज़ें आपको लिखना ज़रूरी थी। ओके, आई थिंक इट वाज गुड। आप लोगों ने अच्छा ग्रेड किया, अच्छे स्कोर किए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट होगा वो कब देना है आप लोगों ने? अगेन थर्सडे को या वीकेंड पे ले लें? ब्लड का ही लेंगे हम। सेकंड, एमसीक्यूज सिर्फ होंगे, एससीक्यूज नहीं होंगे। तो हम एमसीक्यूज ही कर लेंगे, और अगेन ये ब्लड आप लोग दोबारा कर लें। ठीक है। यस, एंटीजन फैक्टर कंटेन करता है। अच्छा, नहीं नहीं, 2 मार्क्स का नहीं थे, राउंड अबाउट 5 मार्क्स का था। ठीक है, तो नेक्स्ट टेस्ट आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि आप लोगों ने कब कब देना है। इसी वीकेंड पे बेटा, इस सैटरडे को, कमिंग सैटरडे, ये जो सैटरडे कल है। अच्छा, शार्ट क्वेश्चन नहीं था, ओके, कोई बात नहीं है। एग्जैक्टली ब्लड का टेस्ट है, और इसमें ओके वेल, गैसेस एक्सचेंज, बफर्स, एंटीजेंस, हीमोग्लोबिन, वेरी गुड। ठीक है, मेंटेन पीएच एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगेन हम इसका एक और क्विज ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा आ जाए। कल कर लें अगर आप लोग विलिंग हैं तो। लेट मी कंफर्म। ओके देन कल कर लेते हैं, कल नहीं, वीकेंड है। ओके, आज करना चाहें कि आप आज किस टाइम फ्री हैं? क्विज इज़ रेडी, जस्ट मैंने डिस्प्ले करना है। मंडे को कर सकते हैं हम। मंडे को लेक्चर के बाद 3 PM 4 PM। बेटा थर्सडे को हम और कर लेंगे, कोई क्विज और ले लेंगे ना, नेक्स्ट चैप्टर का ले लेंगे। ओके, आपस में भी डिस्कस कर लें, अगर कल देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर कल नहीं देना चाहते तो मंडे को देख लें। लेकिन आप लोगों ने पहले ब्लड वाला चैप्टर डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, इसलिए आप लोगों को मुश्किल नहीं होगा, और आप लोग इजीली इसको हैंडल कर लेंगे। एमसीक्यूज आप लोगों को पता है इतने मुश्किल तो आने नहीं है। पहला टेस्ट था इतना इजी हो गया है, अब दूसरा टेस्ट तो और ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि आप लोगों ने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा हुआ है। और सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि हम बुक वर्म में हैं, तो रेटलाइजेशन इज़ नॉट अ गुड हैबिट, इट्स अ बैड वन। तो अवॉइड फ्रॉम बिकमिंग ए बुक वर्म। आप जब भी पढ़ें तो थ्रू रैशनलाइज चीज़ों को किया करें, कि रैशनलाइजेशन क्या है। ठीक है, ओके श्योर, डिस्कस करके आप बता दीजिएगा। ठीक है, मंडे को नहीं, ओके, आपस में डिस्कस कर लीजिएगा, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, वोटिंग करवा लीजिएगा। जो लोग मंडे को भी लेंगे वो देख लीजिएगा कितने हैं, जो आज भी लेंगे हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं उसके अकॉर्डिंग फिर
ओके सॉरी बच्चों, ये नेटवर्क इशू था, इस वजह से ना आवाज़ नहीं आ रही थी। तो अब आवाज़ आएगी आप लोगों को, है ना। ओके हम बात कर रहे थे जीआईटी के बारे में। जीआईटी में मैं आपको बता रहा था कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें मेनली एचसीएल के फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे कि एचसीएल का फंक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फेजेस, जिसके अंदर सेफेलिक फेज था, जिसके अंदर ओके श्योर, जिसके अंदर पहली फेज थी सेफेलिक, दूसरी गैस्ट्रिक फेज थी, और जो तीसरी फेज थी दैट वाज इंटेस्टाइनल फेज। ठीक है, तो ये फेजेस को हमने आज डिस्कस पहले भी किया हुआ है, लेकिन अगेन एक हाउ टू नो कर लेते हैं कि इन फेजेस के अंदर क्या क्या हो रहा होता है, राइट। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग बताएंगे कि एचसीएल के फंक्शन क्या क्या होते हैं, एचसीएल क्या क्या कर सकता है, और एचसीएल सेक्रेट कहाँ से हो रहा होता है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके ओरोफेरिंक्स क्या है? अच्छा, ओरोफेरिंक्स बेटा ये जो मिडल कंपार्टमेंट ऑफ द फेरिंग्स होता है ना, थ्रॉट का जो मिडल कंपार्टमेंट होता है उसको ओरोफेरिंक्स कहा जाता है। आप ये भी कह सकते हैं द रीजन दैट लाइज बिटवीन द थ्रॉट एंड द नेजोफेरिंक्स। ठीक है, उसको भी ओरोफेरिंक्स कहा जाता है। अब ओरोफेरिंक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक टॉन्सल्स होती हैं, टंग बेस पड़ी होती है, सॉफ्ट पैलेट पड़ा होता है, और फ्रिंजियल वॉल्स पड़ी होती हैं, राइट। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करता है किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ठीक है। ओके, लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन को बेटा डाइजेस्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे बाइकार्ब सेक्रीट हो रहा होता है और वो उसको डिग्रेड कर रहा होता है। अगर ये बाइकार्ब सेक्रीट नहीं होगा तो अगेन जाके ये एपिथेलियल सेल की डिग्रेडेशन काज कर देता है, मिकोजल मेम्ब्रेन या मिकोजल लाइनिंग को डैमेज करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट नहीं करता, राइट। ओके, पेप्सिनोजिन को पेप्सन में कन्वर्ट करता है, एक्टिवेट पेप्सन। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट कोई पीएच के बारे में बता दें, पीएच के बारे में कोई काम करता है, पीएच के बारे में क्या काम करता है? नहीं। अच्छा चलें डिस्कस इसको मज़ीद कर लेते हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंजेक्शन का बहुत ही है। इसके अलावा प्रोपल्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द लेक्चर्स के आज हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है वो देख लेते हैं, और फेजेस को अगेन देख लेते हैं। दैट फेजेस आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली जो फेज होती है दैट इज आल्सो नोन एज ओरल फेज, बुकल फेज। फूड इज पुश्ड बैक इनटू द फेरिंग्स फ्रॉम द माउथ। ठीक है, अब इसमें होता बेसिकली क्या है कि जो टंग होती है ना, इसने बोलस को अगेंस्ट द सॉफ्ट पैलेट पुश करना होता है, और बैक ऑफ द माउथ, इसके साथ ट्रैगलिंग ऑफ स्वेलविंग रिफ्लेक्स, स्वेलविंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाती है, राइट। ओके, तो सेकंड जो होती है फ्रेंजियल फेज होती है। फ्रेंजियल फेज में क्या होता है कि जो अपर एसोफिगल सफिंटर होता है, जिसको हमने कहा था कि अपर एसोफिगल सफिंटर होता है और लोअर एसोफिगल सफिंटर होता है, तो अपर एसोफिगल सफिंटर जो है ये रिलैक्स करेगा, एपिग्लोटिस क्लोज हो जाएगा, और जो स्वेलविंग मटेरियल है वो एयर वेव के अंदर नहीं जाएगा, एसोफेगस के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। तो सो द फूड विल पास थ्रू द फेरिंग्स टू एसोफेगस। वेल, थर्ड वन वाज इसोफेगियल फेज। इसोफेगियल फेज के अंदर क्या होता है, द फूड मूव्स डाउनवर्ड इनटू द एसोफेगस, और ये जो मूवमेंट होती है दैट इज बाय ए पेरिस्टाल्टिक, दैट मूवमेंट इज लाइक अ वेव लाइक मूवमेंट। और वन थिंग इज दैट कि ये जो मूवमेंट होती है दैट इज एडेड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो फूड होता है वो डाउनवर्ड मूव करता है, और फूड पासेस थ्रू द एसोफेगस टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, राइट। ओके, ये हमने लोअर अपर एसोफेगल सफिंटर के बारे में डिस्कस कर लिया था। मोटेलिटी इन स्टोमक के बारे में हमने पहले चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, ये सिगमेंटेशन के बारे में
हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि ये फॉरवर्ड मूवमेंट जो होती है पैरास्टाल्टिक में, जहाँ पे एक मसल की कंट्रैक्शन होती है और बोलस फॉरवर्ड मूव करता है, नेक्स्ट जो सेगमेंट होता है वो उसको रिसीव कर रहा होता है, वो डायलेट हो जाता है। इसी तरह फिर वो कंट्रैक्ट करेगा, फॉरवर्ड वाला रिलैक्स हो जाएगा। तो ये जो रिदमिक कंट्रैक्शन होती है दैट इज नोन एज पैरास्टाल्टिक मूवमेंट, और ये सिगमेंट सिगमेंट हो रही होती है, तो इसलिए इसको सिगमेंटेशन भी कहा जाता है। ओके, अब इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मेनली मास मूवमेंट होती है, सिगमेंटेशन होती है, और एट द एंड डेफिकेशन होती है। स्लेवरी ग्लैंड के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये कंडीशन और अनकंडीशन रिफ्लेक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। प्राइटल सेल होते हैं बेटा जो एचसीएल को सिक्रीट कर रहे होते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने बताया कि ये पेप्सन को एक्टिवेट करता है और बैक्टीरिया को किल करता है। वो बैक्टीरिया जो आप लोग इंजेस्ट कर रहे होते हैं, इंजेस्टेड बैक्टीरिया को ये किल कर रहा होता है। ओके, फंक्शन ऑफ एचसीएल थे। फंक्शन ऑफ एचसीएल में पेप्सिनोजेन को पेप्सन में एक्टिवेट करता है। आप लोगों ने पेप्सन को टू पेप्सिनोजेन तो नहीं कहा था ना। ओके, ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करता है फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, कैल्शियम फिर इसकी अब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है, और पेंक्रियाटिक सेक्रीशन को प्रमोट करता है इन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, और बाइल सेक्रीशन को भी प्रमोट कर रहा होता है। इसके अलावा म्यूकस सेक्रीशन के बारे में हमने दो तरह के म्यूकस के बारे में डिस्कस किया था कि म्यूकस सॉल्युबल म्यूकस होता है और इनसॉल्युबल म्यूकस होता है। जो सॉल्युबल म्यूकस होता है ये क्या करता है, इसमें जो काइम होता है ना, काइम और बोलस का डिफरेंस का पता है? बोलस और काइम में क्या फ़र्क होता है? लास्ट हमने डिस्कस किया था क्या होता है बोलस और काइम क्या होता है। अच्छा चलें, जो काइम होता है ना इसके साथ गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स हो चुके होते हैं, इसलिए इसको काइम कहा जाता है। तो ये जो सॉल्युबल म्यूकस होता है ना, इसने एक तो ये करना होता है कि जो स्टमक के कंटेंट हैं उसको, यानी गैस्ट्रिक जूसेस को मिक्स करना होता है और काइम को मज़ीद लुब्रिकेट करना होता है। और जो इनसॉल्युबल म्यूकस होता है इसने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाना होता है अगेंस्ट द हाई एसिडिटी ऑफ स्टमक कंटेंट, ताकि जो स्टमक की लाइनिंग है उनकी ये डिग्रेडेशन ना करे, उनकी अरोयन ना करे, उनको इंजर ना करे। उसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर्स होता है दैट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और B12 मैंने बताया था कि ये टर्मिनल इलियम से अब्जॉर्ब हो रहा होता है। दैट फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक यूसेज, दैट फेजेस ऑफ सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक यूसेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज फेलिक फेज, जो कि हमने लास्ट भी डिस्कस किया था कि ये रिफ्लेक्स ट्रिगर होने से एक्टिवेट हो रही होती है वेगस नर्व स्टिमुलेशन के रिजल्ट में। दूसरी गैस्ट्रिक फेज थी जिसमें हमने रोल ऑफ गैस्ट्रिन पढ़ा था कि गैस्ट्रिन क्या करता है, ये रिलीज होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनता है। ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनने के बाद अगेन ये जाके गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और उसके रिजल्ट में गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होती हैं। और थर्ड वन वाज इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज के अंदर क्या था, दो दो इंजाइम्स, दो हार्मोन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। वन वाज सीसीके एंड अदर वाज गैस्ट्रन सेक्रीटन। गैस्ट्रन गैस्ट्रिक फेज के अंदर होता है और जो इंटेस्टाइनल फेज होती है उसके अंदर सेक्रीटन और सीसीके इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोक्राइन सेल्स होते हैं इन द इंटेस्टिनल मेकोजा और वो कोलिसिस्टोकाइनिन और सेक्रीटन को सिक्रीट कर रहे होते हैं। और खाना स्टमक के अंदर तब तक रहता है जब तक जो फूड, जो टाइप ऑफ फूड आपने ली होती है, लाइक अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं तो ये 2 to 3 आवर्स रहते हैं, प्रोटीन लिया है तो ये मोर देन 3 आवर्स रहते हैं, और अगर फैटी मील ले लिया है तो दैट रिमेन्स इन द स्टमक मोर देन 4 आवर्स। ओके, ये एक रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन एक डायग्राम है। पहली सेफेलिक फेज होती है दैट इज वी हैव वेगस नर्व स्टिमुलेशन। दूसरी गैस्ट्रिक फेज होती है, इसके अंदर लोकल नर्वस सेक्रेटरीज रिफ्लेक्सेस एज वेल एज वेगर रिफ्लेक्सेस, और थर्ड वन चीज इज इंपॉर्टेंट जो कि गैस्ट्रन हिस्टामिन स्टिमुलेशन होती है। और जो थर्ड फेज होती है दैट इज इंटेस्टाइनल फेज, इसके अंदर अगेन नर्वस कंट्रोल, नर्वस मैकेनिज्म और हार्मोनल कंट्रोल से ये रेगुलाइज हो रही होती है। पेंक्रियाज के बारे में हमने डिस्कस किया था, एसिनार सेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, और पेंक्रियाटिक सेक्रीशन, पेंक्रियाज के फंक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ओके, तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन होता है इसका। एंडोक्राइन फंक्शन होता है उसमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन फ्रॉम द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेक्रेट हो रहा होता है।
एक्सोक्राइन में दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, वन इज एक्वस कंपोनेंट, अदर इज इंजाइमेटिक कंपोनेंट। अब जो एक्वस कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर HCO3 स्क्रीट हो रहा होता है। एक्वस कंपोनेंट HCO3 कंटेन करता है ताकि जो स्टमक के अंदर एसिड स्क्रीट हो चुका है या ड्यूडिनम के अंदर है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। अगर न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो ये लाइनिंग को डैमेज करना शुरू कर देगा। दूसरा इंजाइमेटिक कंपोनेंट्स होता है। इंजाइमेटिक कंपोनेंट क्या करता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, वटेवर जो भी आपने चीज़ ली है उसकी प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है। और इसके अंदर इंजाइम्स होते हैं, लाइक पेंक्रियाटिक इंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सन हो गया, कीमोट्रिप्सन हो गया, लाइपेजेस हो गया, अमाइलेजेस हो गया, तो ये इस तरह हेल्प आउट कर रहा होता है। पेंक्रियाटिक सेक्रीशंस, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि सफिंट्रा फूडाई के ऊपर सेक्रीशंस अकमुलेट होती हैं। जैसे ही स्टमक से पाइलोरिक सफिंटर रिलैक्स होता है, स्टमक से खाना इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही सिगमेंटेशन होती है तो जो सफिंटर ऑफ ओडाई है वो रिलैक्स होता है और अपनी सेक्रीशंस स्टमक के अंदर ड्रेन कर देता है। लीवर था, लीवर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि मेटाबॉलिक रेगुलेशन करवा रहा होता है, लाइक अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, विटामिन को स्टोर करता है और जितने जब न्यूट्रिएंट्स नीड होती है उनकी तो उनको रिलीज कर देता है। इसके अलावा हीमाटोलॉजिकल फंक्शन में प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट था कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। आरबीसीज जो ओल्ड हो चुके होते हैं उनको रिमूव कर रहा होता है और इम्पॉर्टेंट चीज़ के प्रोडक्शन ऑफ बाइल जो कि 1.5 लीटर पर डे ये बाइल को प्रोड्यूस कर रहा होता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर इसकी अगर हम लेंथ की बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो जो सेक्रेटरी वॉल्यूम होता है 1 से लेके 3 लीटर अप्रॉक्सीमेटली पर डे सेक्रेशन हो रही होती है। और इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो इसने प्रोटेक्टेड इफेक्ट बाय द म्यूकस, डाइजेशन बाय द एंजाइम्स सच एज पेप्टाइडेजेस, सेक्रेजेस, लाइपेसेस और डिल्यूशन काज करवा रहा होता है। ये वो एंजाइम्स हैं जिनके रिजल्ट में अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज, व्हाटएवर, ग्लाइसरॉल उनकी ब्रेकडाउन हो रही होती है। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, क्लोनिकल क्लाइनिक सेक्रेशंस होती हैं टू न्यूट्रलाइज एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। Secretion of mucus for protection, lubrication of fecal matters, vitamin B और K absorption made from the bacterial flora and the colon। colon के अंदर नॉर्मल फ्लोरा होता है और वो बैक्टीरिया विटामिन के और बी की अब्जॉर्प्शन करवा रहे होते हैं। डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि दो तरह से होती है, वन वाज मैकेनिकल एंड अदर वाज केमिकल, राइट। और केमिकल के क्या अंदर आता है, एसिड और पेप्सन आ रहा था, और मैकेनिकल के अंदर मस्कुलर कंट्रैक्शन और एज वेल एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। कैन यू हेयर मी ना, अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में क्या फ़र्क है, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क है बेटा। विलाई के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक विलाई होती है उसके अंदर उसके ऊपर अब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं, गोबलेट सेल्स होते हैं। इसके अलावा हमने वाटर, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस किया था कि पर डे हम 9 लीटर ले रहे होते हैं और 9 लीटर ही रिमूव हो जाता है और सेल के अंदर स्टोर नहीं करता। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें हमने इंटेरोसाइट्स के बारे में डिस्कस किया था कि इंटेरोसाइट्स क्या करते हैं, ग्लूकोज को और लैक्टोज को थ्रू सोडियम डिपेंडेंट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जाके जो फ्रक्टोज है दैट इज अब्जॉर्ब्ड बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। GIT, ingestion, motility, mixing and propulsion, secretion, digestion, absorption, excretion, whatever. Digestion is the mechanical and chemical breakdown of food. Okay, so what is absorption? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये स्टार्ट हो रही होती है माउथ से, फेरिंक्स से, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनल कैनाल। और उसके साथ जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं दैट आर स्लेवरी ग्लैंड्स, पेंक्रियास, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। लेयर्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि मिकोजा होता है, सब मिकोजा होता है, मस्कुलरस एक्सटर्ना होता है और देन सिरोसा होता है। ये डायग्राम पे भी हमने देखा था कि किस तरह इनकी डिफ्रेंशिएशन हुई होती है, सिरोसा, सब मिकोजा, मस्कुलरस लेयर और एंड पे जाके पहले मिकोजा देन सब मिकोजा देन मस्कुलरस लेयर और एंड पे जाके सिरोसा था। मिकोजा, सिरोसा इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि सब मिकोजा जो होता है इसके अंदर
सब म्यूकस या मेसेंजर प्लेक्सेस होती हैं। ओके, डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल pieces and absorption means okay, absorption mean absorption of nutrients and the tissue bus, and absorption and utilization, अच्छा utilization जो है ये absorption है। okay, process of transporting small molecules from the lumen to blood or lymphatic vessel, yes, that is very good। okay, process of transporting जो होता है that is comes under the absorption आता है। okay, सिरोसा आउटर फिब्रिस कोटिंग हुई होती है, और ये कंट्रोल जो जीआईटी की सिक्रीशन का होता है नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल हो रहा होता है। ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बारे में हमने डिस्कस किया था। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ जीआईटी के बारे में हमने गैस्ट्रम फ्रॉम द स्टोमक स्टिमुलेट गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड सिक्रीशन, सीसीके फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन स्टिमुलेट ओके पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन, गॉलब्लैडर कंट्रैक्शन और इनलेट गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग। अच्छा, डाइजेशन केमिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू द स्मॉल पीसेस। ओके, ठीक है, एक होता है मेटाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। ये क्या होता है? क्या दैट कम्स अंडर डाइजेशन और दैट कम्स अंडर अब्जॉर्प्शन? मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन क्या होता है? ये डाइजेशन के अंडर आएगा या अब्जॉर्प्शन के अंडर आएगा? एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो आप लोग बताएंगे मुझे। चैरिटी के अंदर सिगमेंटेशन और प्रोपल्सिव मूवमेंट्स हो रही होती है। सिगमेंटेशन में मिक्सिंग हो रही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और प्रोपल्सिव के अंदर जो बोलस होता है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है। ये आज हमने ये माउथ, सैलिवरी ग्लैंड्स और एसोफेगस, ये हमने चीज़ें डिस्कस करनी है। ओके, अब्जॉर्प्शन तो अच्छा अब्जॉर्प्शन में हो रही होती है, श्योर कैसे होती है? चलें ये छोड़े, मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को, ये बायोकेमिस्ट्री का है, लेकिन मैं भी बता दूंगा आपको जीआईटी के अंदर ही। तो आज हमने नेम ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करना है, सैलिवरी सेक्रेशन के बारे में, वॉल्यूम, पीएच और कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ सैलिवरी सेक्रेशन के रेगुलेशन कैसे हो रही होती है। फंक्शन ऑफ एसोफेगस के बारे में डिस्कस करेंगे और मैकेनिज्म ऑफ सेल्विंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, मेटाबॉलिज्म्स आर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, मेटाबॉलिज्म। ओके, तो ये जो मेटाबॉलिज्म होती है दैट इज डिवाइडेड इनटू कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। okay, all chemical reaction take place in the individual is called metabolism। ओके, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, अगर आप ये कहेंगे कि कुछ नहीं, कि ये मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म मिलके मेटाबॉलिज्म करते हैं, है ना? ओके, एक दूसरे की कॉपी पेस्ट कर रहे हैं डेफिनेशंस, है ना? सेम वर्डिंग, सेम स्पेसिंग। ओके, तो three pairs of salivary glands made up of duct and acini that makes between 1 से लेके 1.5 लीटर पर डे secretions देते हैं with the pH 6 to 7। अच्छा, इसी की टाइप है। ओके, अगर सलेवरी ग्लैंड्स के हम बात करें तो 3 पेयर्स होते हैं, और इनकी पर डे जो secretions होती है वो 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर पर डे होती है, और उसकी जो pH होती है ये राउंड अबाउट 6 से लेके 7 तक होती है, जिसके अंदर कैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होते हैं, और सब लिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं। ओके, अच्छा, सेंड ओनली टू एडमन हो रहा होता है। ओके, द सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड, अच्छा, मैं मेटाबॉलिज्म। ओके, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड के बारे में हम बात कर रहे थे। तो सलेवरी ग्लैंड अगर देखेंगे तो एक ओरल कैविटी का दिखाई गई है, जिसके अंदर सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स पड़े होते हैं, कैरोटिड ग्लैंड्स पड़े होते हैं, ठीक है, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, आल्सो कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अच्छा, राइट, सॉरी। ओके, कैटाबॉलिज्म में जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर वन में ब्रेक डाउन किया जाता है। ओके,
ओके बेटा, मैंने जस्ट बात की है, आप लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ सलाइवा की, अब जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रीट करते हैं, हमने पीछे भी कहा है। और ये जो इसकी पीएच होती है 6 to 7 होती है, और 1 से लेके 1.5 लीटर पर डे ये सलाइवा सिक्रीट हो रहा होता है। अब ये जो सलाइवा सिक्रीट होता है इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर बेटा जो 99.5% है वो वाटर होता है। बाकी जो 0.5% हैं उनके अंदर आयनिक कंटेंट्स होते हैं, जिनमें लो इन सोडियम होता है, Cl होता है, हाई इन पोटाशियम होता है, और बाइकार्ब्स होते हैं। इसके अलावा सर्टेन इंजाइम्स होते हैं, ओके वेल, सर्टेन इंजाइम्स होते हैं, इक्वल लाइपेजेस होते हैं, अल्फा माइलेजेस होते हैं जिनको टाइलन भी कहा जाता है, म्यूसिन्स होते हैं, लाइजोसोम्स होते हैं, प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होते हैं। और इसके अलावा जो सिक्रीशंस होती है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो कि एंटीबॉडी ए होती हैं सिक्रीशंस के अंदर मेनली। फंक्शन ऑफ सलाइवा के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सलाइवा है ये क्या क्या फंक्शन करता है। आपको क्या लगता है कि ये सलाइवा क्या क्या फंक्शन कर सकता है? पहला जो चीज फंक्शन होता है इसका डाइजेस्टिव फंक्शन होता है, दूसरा लुब्रिकेटिव फंक्शन होता है, और तीसरा प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। तो डाइजेस्टिव फंक्शन में क्या होता है कि डाइजेस्टिव फंक्शन ये कैसे कर रहा होता है? अमाइलेज जो होता है ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, लिंगल लाइपेज ब्रेक डाउन करता है ट्राइग्लिसराइड्स को, और एक्टिवेट इन द स्टमक, और स्टमक के अंदर ये जाके एक्टिवेट होता है। तो हमने ये डिस्कस किया है कि जो सलाइवा होता है उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसने क्या करना है, ये जो एंजाइम सीक्रेट वेल एंजाइम सीक्रेट करके डेफिनेटली यस। तो एंजाइम जो इसके अंदर अमाइलेज होता है इसने स्टार्च को ब्रेक डाउन करना होता है। ओके गुड। इसके अलावा इट डिसॉल्व्स फूड मटेरियल्स सो दैट इट कैन बी सेंस्ड बाय द टेस्ट बर्ड्स। इसके अलावा इसने फूड को मज़ीद लुब्रिकेट करना होता है, लुब्रिकेट करने के बाद एक टेस्ट बर्ड्स को इसने सेंस देनी होती है कि जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, और उन्हें टेस्ट चेक करना होता है कि बिटर है, स्वीट है, वाट एवर कुछ भी है। उसके बाद दूसरा काम लुब्रिकेशन का करता है। लुब्रिकेशन में क्या करता है, सलाइवा कि कीप माउथ मॉइस्ट एंड देन फैसिलिटेट्स मूवमेंट्स ऑफ लिप्स एंड टंग्स ड्यूरिंग स्पीच, और मोइस्चन फूड एंड दस फैसिलिटेट स्वेलिंग। ठीक है, लुब्रिकेशन में जैसे ही ये सलाइवा सेक्रेट होता है, सलाइवा सेक्रेट होने के बाद इसने क्या करना होता है कि एक तो जो टंग और जो लिप होते हैं उनको ड्राई नहीं होने देता, हर टाइम सलाइवा सेक्रेट होता रहता है ड्यूरिंग स्पीच भी। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपकी सेफेलिक फेज स्टार्ट होती है, सेफेलिक फेज उसके अंदर सबसे ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट हो रहा होता है। जैसे ही खाना आपके सामने आता है, खाने की स्मेल आती है, तो स्फेलिक फेज ट्रिगर हो जाती है। जैसे ही स्फेलिक फेज ट्रिगर होगी तो सलाइवा सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, और उस सलाइवा के अंदर 99.5% वाटर होता है, इसलिए कि आपकी ओरल कैविटी मॉइस्ट रहती है। इसके अलावा जो सलाइवा होता है इसका एक फंक्शन और भी होता है कि जो वो सेल डेब्रीज जो कि स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में टीथ के अंदर रह जाती हैं, उसको भी इसने एलिमिनेट करवाना होता है। इसके अलावा सलाइवा ने जो टीथ डिके है या टूथ डिके है उसको भी प्रिवेंट करना होता है। और इसके अलावा जो टूथ के ऊपर कैरीज लग जाती हैं, ब्लैकिश कलर के स्पॉट लग जाते हैं, उनको भी ये वॉश आउट करवा रहा होता है। ओके, इसके अलावा प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन में क्या करता है, कीप द माउथ एंड टीथ क्लीन बाय डिसॉल्विंग एंड वॉशिंग फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द बिटवीन द टीथ। डेफिनेटली कि जब सपोज आपने खाना खाया है, खाना खाने के बाद वो कहते हैं दांतों में खोड़े हैं, आपने मोस्टली वर्ड सुना होगा। तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड होते हैं वो जहाँ वहाँ पे जाके डेंस हो जाते हैं, तो ये सलाइवा क्या करता है, उसकी ब्रेक डाउन करता है, उसको वहाँ से एलिमिनेट करवा रहा होता है। इसके अलावा इस अब आप देखेंगे कि सलाइवा के अंदर या ओरल सेक्रेशन के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, दैट एंटीबॉडीज़ आर IgA एंटीबॉडीज़। अगर गम की इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, दैट इज़ नोन एज जिंजिवाइटिस, तो ये गम की इन्फ्लेमेशन को भी प्रिवेंट कर रहा होता है।
ओरल कैविटी के अंदर अगर बैड ब्रीथ आ रही होती है तो उससे भी ये प्रिवेंट कर रहा होता है। बैड ब्रीथ इसलिए भी आ रही होती है कि समटाइम्स आप ब्रश नहीं करते, ब्रश ना करने की वजह से जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनकी डिकेइंग हो रही होती है, और वो जो डिकेइंग होती है ये फूल स्मेलिंग प्रोड्यूस कर रही होती है। तो ये फूल स्मेलिंग से भी प्रिवेंट कर रहा होता है, इसलिए रेगुलरली ब्रश किया करें काइंडली। अच्छा, हैज़ एन एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है डेफिनेटली। बफर एसिड गैस्ट्रिक सेक्रेशंस कर रहा होता है क्योंकि इसके अंदर बाइकार्ब्स सिक्रीट हो रहे होते हैं। अगर बाइकार्ब्स सिक्रीट नहीं होंगे, अगर एसिडिक कंटेंट, अब देखें इसकी जो पीएच होती है 6 से लेके 7 होती है, अगर 7 से एक्सीड करेगी तो ये जो ओरल कैविटी है उसके अंदर ब्लस्टर्स बना सकता है, ओरल कैविटी को रोड कर सकता है, पैचेस बनाना शुरू कर देता है। तो इसलिए इसके अंदर बफर एसिडिक गैस्ट्रिक सेक्रेशंस होती हैं जो न्यूट्रलाइज कर रही होती हैं। गॉट इट। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ, दूसरा हमारा क्या था कि रेगुलेशन ऑफ सिलेवरी सेक्रेशन सॉरी। तो ये रेगुलेशन कैसे हो रही होती है? अब ये दो तरह से होती है, या तो सिंपल होती है या अनकंडीशनल होती है। अब कंडीशन और अनकंडीशन के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है कि कंडीशन में ये होता है कि हमने एक सेट पॉइंट किया होता है, अनकंडीशन में होता है कि किसी टाइम भी खाना आएगा आपके सामने तो इसकी सिक्रेशन होना शुरू हो जाएगी। द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द माउथ रिजल्ट्स इन द रिफ्लेक्स सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। अगर कंडीशन है तो जैसे ही फूड आपके पास नहीं आया लेकिन आपने एक टाइम सेट किया हुआ था कि इस टाइम आपने खाना खाना है, तो उस टाइम सलाइवा सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। और अनकंडीशन में जैसे ही फूड माउथ के अंदर जाएगा देन रिफ्लेक्स सेक्रेशन से सलाइवा सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। अब स्टिमुलस क्या हो सकता है? प्रेजेंस ऑफ फूड इन द माउथ। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और एफरेंट नर्व्स क्या होती हैं? कि नर्व्स फ्रॉम द टेस्ट बर्ड कैरी इंपल्सेस टू द सलेवरी सेंटर्स। अब जैसे ही आपको ये लगा कि जो रिसेप्टर्स या टेस्ट बर्ड्स पड़े हैं उन्होंने उनको आपने कोई बेटर चीज़ दी है, कड़वी चीज़ दी है, तो टेस्ट बर्ड्स ने क्या असेस किया कि उन्होंने एफरेंट नर्व के थ्रू इम्पल्सेस स्लेवरी सेंटर को भेजी हैं। स्लेवरी सेंटर ने क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा मेडोला ऑब्लांगेटा को आइडेंटिफाई करवाया कि भाई यहाँ पे कोई कड़वी चीज़ आ गई है, आप स्लाइवा को ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीट करवाओ। अब जो स्लाइवा जितना ज़्यादा सिक्रीट होएगा उसका टेस्ट उतना मीठा होता जाएगा। आप ये एक एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा कि जब आप खाना खा रहे होते हैं, आप खाने को ज़्यादा चीव करेंगे ना, एट द एंड जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो खाना था ये स्वीट होना शुरू हो गया है। इसमें स्टिमुलस में अगेन जैसे फूड माउथ के अंदर आएगा टेस्ट बर्ड्स उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और टेस्ट बर्ड्स एफरेंट, ए फॉर एफरेंट, एफरेंट नर्व से, एप्पल वाले नर्व से, ओके वेट मैं बताता हूँ बेटा आपको। एफरेंट के थ्रू ये क्या करते हैं कि टेस्ट बर्ड्स इंपल्सेस कैरी करते हैं, स्लेवरी सेंटर तक जाती हैं। अब स्लेवरी सेंटर मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर पड़ा होता है, ब्रेन स्टेम के अंदर होता है। वहाँ से ऑटोनोमिक नर्व्स निकलती हैं और वो स्लेवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देती हैं, और जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं कि स्लाइवा को सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं। ओके बेटा, स्लाइवा के अंदर लाइसोसोम्स और इम्यूनोग्लोबुलेंस, बेटा डेफिनेटली जो इम्यूनोग्लोबुलेंस होती हैं और जो लाइसोसोम्स होती हैं। अब जो लाइसोसोम्स होते हैं इनका मेनली फंक्शन क्या होता है? और जो अमाइनोग्लोबुलेंस होती हैं ये तो एंटीबॉडीज होती हैं, लाइक जिस तरह हमने कहा है कि आईजीई एंटीबॉडी होती है। तो जो सलाइवा के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं? बेसिकली लाइसोसोम्स जितनी भी सेक्रेशंस होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब वो सेक्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स हो सकती हैं, इन द फॉर्म ऑफ मिल्क हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ सलाइवा हो सकता है। इसके अलावा ह्यूमन मिल्क और म्यूकस के अंदर भी लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये बेसिकली साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, माइक्रोफेजेस की फॉर्म में स्टोर पड़े होते हैं। अब जैसे ही कोई बैक्टीरिया, वायरस, फॉरेन पार्टिकल, कोई भी एंटीजन आता है तो ये लाइसोसोम उसकी इनगल्फिंग करना शुरू कर देते हैं। ओके, इसके अलावा
बुक के अंदर ये भी एक आप जब स्किन पढ़ेंगे ना तो आप ये भी पढ़ेंगे कि इवन के जो आपका स्वेट होता है उसके अंदर भी लाइसोसोम्स प्रेजेंट होती हैं। स्वेट स्वेट जो पसीना है उसके अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। लेकिन ये ओरल कैविटी के अंदर जो मिकोजा लाइनिंग होती है ना उसको रोइन होने से बचा रहे होती हैं। कैसे बचाते हैं कि अगर सपोज कोई बैक्टीरिया आ गया ना तो उस बैक्टीरिया ने कोशिश करनी है कि मैं ओरल कैविटी को डिस्ट्रॉय करूं या ओरल कैविटी को डैमेज करूं या मिकोजा लाइनिंग को डैमेज करूं, तो ये जो लाइजोसोम्स होते हैं ये उसको डैमेज नहीं करने देते। ओके, तो लाइजोसोम्स का फंक्शंस का आपको पता चल गया है। अब दूसरी चीज़ आपने कहा कि इम्यूनोग्लोबुलेंस होती हैं। बेटा जो इम्यूनोग्लोबुलेंस होते हैं ना ये क्या करते हैं कि इसमें मेनली हमने इम्यूनोग्लोबुलेंस के बारे में IgA के बारे में पढ़ा है। और ये जो IgA मेजर एंटीबॉडी है ये सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये जो IgA एंटीबॉडी है ये प्लाज्मा सेल के साथ स्लेवरी ग्लैंड की हेल्प आउट कर रही होती है कि जैसे ही सलाइवा सिक्रीट होएगा साथ में IgA एंटीबॉडी सिक्रीट होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही IgA एंटीबॉडी सिक्रीट होती है तो कोई भी अगर पैथोजन आ रहा है, कोई भी टॉक्सिन आ रहा है या कोई भी चीज़ जो कि मिकोजल सरफेस के अंदर पेनिट्रेट कर रही है तो इसने थ्रू एंटीबॉडीज उसको डिस्ट्रॉय करना होता है। वेल अब बेटा डेफिनेटली यू कैन से कि लाइजोसोम्स जो होते हैं ये फेगोसाइटोसिस में रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब ये आपका फेगोसाइटोसिस है ये क्या है? पहली जो चीज़ कल आप लोगों को कंफ्यूज कर रही थी फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस क्या है? फेगोसाइटोसिस में मेरा ख्याल है कि बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया था। फेगोसाइटोसिस होता है क्या बेटा ये बताएं ज़रा। और ये भी बताना है कि फेगोसाइटोसिस जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है फॉर ह्यूमन बीइंग। अगर फेगोसाइटोसिस नहीं होएगा तो उसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेटा ये हम लेक्चर से हट रहे हैं मेरा ख्याल है ना, फेगोसाइटोसिस के बारे में डिस्कस करते करते। हमने मेरा ख्याल है इंगल्फिंग फॉरेन पार्टिकल। अब बेटा ये जो इंगल्फिंग होती है ये कैसे होती है? इनगल्फ करके फॉरेन मटेरियल को किल कर देना। अब ये जो इनगल्फिंग होती है ये कैसे होती है? बेटा सबसे पहली चीज़ होती है कि अटैचमेंट होती है। कोई भी पार्टिकल्स आता है उसकी अटैचमेंट होती है, उसको देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भेजा जाता है। अब ये अटैचमेंट होने के बाद फूड फूड पार्टिकल्स अगर कोई भी है या कोई भी पैथोजन है कोई भी एंटीजन है तो उसके बाद एक क्या वैक्यूल बनना शुरू कर देता है। वैक्यूल बनने के बाद इसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर भेजा जाता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर वैक्यूल्स की फॉर्म में लाइजोसोम स्टोर पड़े होते हैं। अब वो जो लाइजोसोम्स हैं वो क्या करते हैं कि वो फ्यूजन करते हैं उस बैक्टीरिया उस वायरस की या एंटीजन की। फ्यूजन करने के बाद उसके साथ अटैच होने के बाद देन उसको इनगल्फ करते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो फेगोसाइटोसिस है इस बेटा इस बेसिकली ये एक एंडोसाइटोसिस होती है जिसमें जो सेल्स होते हैं दैट आर इनगल्फ्ड in the internal compartment by a phagosome that is known as phagocytosis। कि फेगोसाइटोसिस क्या है या एंडोसाइटोसिस क्या है कि जिसमें जो सेल्स होते हैं वो कोई भी पार्टिकल जब जाता है ना इंटरनल कंपार्टमेंट के अंदर तो उसको फेगोसोम्स के थ्रू किल कर रहे होती हैं, उसको कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। अब ये जो फेगोसोम है ये क्या है? बेटा मेरा ख्याल है कि मैं जिस दिन आपको इम्यून सिस्टम पढ़ाऊंगा ना उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो फेगोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये फेगोसाइट्स होते हैं क्या होते हैं, और ये फेगोसाइटोसिस होती है इसकी भी स्टेजेस होती हैं। अब स्टेजेस में क्या क्या होता है चलिए आप लोगों को थोड़ा सा मैं इतना एक बता दूं कि कल आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी।
कि फेगोसाइटोसिस बेसिकली क्या होता है कि इसकी जो स्टेजेस होती हैं, सबसे पहली स्टेज में एक्टिवेशन होती है। अगर सपोज कोई भी फेगोसाइट्स पड़ा है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया ना, तो उसके रिजल्ट में पहले जो सेल्स होती हैं ना, वो रेस्टिंग फेज के अंदर होती हैं। अब जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया आया है, प्रोटीन्स आई हैं, कोई भी चीज़ आई है, तो उसके रिजल्ट में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एक्टिवेट होते हैं। पहला काम एक्टिवेशन को होता है, जिसके अंदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एक्टिवेट होते हैं, और ये एक्टिवेशन कैसे होती है, ये थ्रू कीमोटॉक्सिस होती है। उसके बाद कीमोटॉक्सिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब कीमोटॉक्सिस के अंदर ये होता है कि एक डायरेक्शनल मूवमेंट होती है फेगोसाइट्स की टुवर्ड्स द केमिकल अट्रैक्टेंट। अब कीमोटैक्सिस के अंदर कीमोटैक्सिन रिलीज होते हैं। कीमोटॉक्सिन क्या होते हैं, दैट आर अट्रैक्टेंट इन नेचर। अब वो जो बैक्टीरिया है, वो जो वायरस था, उसके साथ इन्फ्लेमेशन हुई थी, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एक्टिवेट हुए थे, और बाद में कीमोटॉक्सिस हुई। कीमोटॉक्सिस में क्या होगा कि जो कीमोकाइन कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसके अंदर कोई भी कंप्लीमेंट प्रोटीन्स हो सकती हैं, या लाइक कोई इंजरी हुई है, तो वहाँ पे अट्रैक्टेंट, कीमो अट्रैक्टेंट रिलीज होते हैं। जैसे कीमो अट्रैक्टेंट रिलीज होंगे, वो और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद इनकी मार्जिनेशन होती है, देन रोलिंग और अडिनियन होती है। रूलिंग और एडिनियन होने के बाद एट द एंड उसकी डिग्रेडेशन होती है। लेकिन अगर फिर भी डिग्रेडेशन नहीं होती, तो अगेन जो लीकोसाइट्स होते हैं ना, उनकी मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। उनकी मूवमेंट किस तरह होती है, थ्रू ए प्रोसेस ऑफ डिगिंग। उसमें एक इंजाइम प्रोड्यूस हो रहा होता है, दैट इंजाइम इज नोन एज, आई थिंक, क्लोजिनेज होता है। क्लोजिनेज प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसने क्या करना होता है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, अटैचमेंट पोजीशन के ऊपर, उसको इनगल्फ कर देना होता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। इसलिए डाइजेस्ट करता है ताकि उसको एस्केप के लिए अलाउ किया जाए, वहां से निकलने के लिए अलाउ किया जाए। उसके बाद अगेन रिकग्निशन ऑफ अटैचमेंट होती है, देन जाके इनकी फेगोसाइटोसिस हो रही होती है। अब फेगोसाइटोसिस में ये होता है कि जो लाइजोसोम्स होते हैं, ये फेगोसोम बना रहे होते हैं, और जो लाइजोसोम्स होते हैं, इनके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं, जो कि इंटरनलाइज जितना भी मटेरियल पड़ा होता है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब ये जो फेगोसाइटोसिस होती है, ये भी अगेन ऑक्सीजन डिपेंडेंट होती है बेटा। इसके अलावा सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स की डिपेंडेंट होती है, और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे होता है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये मैं लेटर ऑन हम डिस्कस कर लेंगे, कि ये जिस दिन मैं आपको इम्यून सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फेगोसाइटोसिस होती कैसे है। कि कोई भी अगर बैक्टीरियम आएगा, वो अटैच करेगा रिसेप्टर के साथ, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आएगा, वहाँ पे फेगोसोम्स पड़े होते हैं, उनके साथ अटैच होएगा, देन लाइजोसोमल एक्टिविटी होएगी। ठीक है, उसके बाद इसकी इनगल्फिंग होती है। राइट, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू आप लोगों को चलो क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत। डेफिनेटली बेटा अट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ब्रेक का टाइम हो गया, ओके। ठीक है, फेगोसाइटोसिस हार्मफुल पार्टिकल्स डेड सेल्स। ओके, सॉरी। अगर ये हार्मफुल बैक्टीरिया बॉडी से रिमूव नहीं होंगे, तो उसके रिजल्ट में बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली आप लोगों ने सही बताया कि इन्फेक्शन होएगा, और बॉडी का जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। ओके, आप इंजॉय कर लें ब्रेक, उसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं।
No, no, welcome back. Welcome back. Welcome back. It's 10:15, 10:17, I think. Yes, लेक्चर स्टार्ट हो गया है. ओके, तो हम रेगुलेशन ऑफ स्लेवरी सिक्रीशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे. अगेन उसको कंटिन्यू कर लेते हैं कि स्लेवरी सिक्रीशंस की रेगुलेशन कैसे होती है. अब ये कंडीशनल भी होती है और अनकंडीशनल भी होती है. ओके, तो स्टिमुलस होता है, जैसे फूड माउथ के अंदर आएगा, ये एक स्टिमुलस प्रोड्यूस करेगा टुवर्ड्स टेस्ट बर्ड्स. टेस्ट बर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे. टेस्ट बर्ड्स डिफरेंट नर्व के थ्रू इंपल्सेस कैरी करके स्लेवरी सेंटर तक पहुंचाएंगे. अब जो स्लेवरी सेंटर होता है ना, ये प्रेजेंट होता है इन द मेडुला, एमओ के अंदर, मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर. वहां से प्रोसेस होएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कैरी करेगा एफरेंट नर्व, और एफरेंट नर्व जाके स्लेवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देंगे, ये स्टिमुलेट कर देंगे. जैसे स्लेवरी ग्लैंड की स्टिमुलेशन होएगी, सलाइवा सेक्रेट होना शुरू हो जाएगा. वेल, अब इसमें हमने कंडीशन और अनकंडीशन के बारे में डिस्कस किया था कि अगर कंडीशन रिफ्लेक्स है तो एन एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एंड नीड्स ट्रेनिंग. कंडीशन जिसमें हमने एक डॉग की एग्जांपल दी थी कि अगर एक डॉग था, उसको खाना मिल रहा था एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, उस टाइम से पहले एक बेल बजती थी, बेल बजने के बाद उसको खाना सर्व कर दिया जाता था. आफ्टर 10 days उन्होंने सिर्फ बेल को बजाया, दे रेंगा बेल, लेकिन खाना सर्व नहीं किया था. तो जब उन्होंने चेक किया तो जो स्लाइवा था दैट वाज सेक्रेटेड, तो दैट वाज कंडीशन रिफ्लेक्स. तो इसके लिए ये कह रहा है कि कंडीशन रिफ्लेक्स एक्वायर्ड होगी और नीड्स अ ट्रेनिंग. डेफिनेटली यस. इसके अलावा सेंटर इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और उसकी जो प्रोसेस होगी वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर होगी, ना कि मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर होगी. द साइट स्मेल थॉट ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ फूड इन द माउथ इंक्रीज स्लेवरी सिक्रीशंस. उसको ख्याल भी आएगा, स्मेल भी आएगी, इवन के कि मेरा खाने का टाइम हो गया, जो कि एक सेट पॉइंट होता है उसके ऊपर. तो जो स्लेवरी सिक्रीशंस हैं वो माउथ के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी. राइट. ओके, स्लेवरी सिक्रीशंस आर रेगुलेटेड बाय nervous system. तो पैरासिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेशन है प्रोड्यूसेस फ्लो ऑफ वाटरी स्लाइवा दैट इज रिच इन एंजाइम्स, और जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है प्रोड्यूसेस मच स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ थिक स्लाइवा दैट इज रिच इन म्यूकस. अब यहाँ पे अगर आप सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की डिफरेंशिएशन देखेंगे तो उसके अंदर क्या क्या आता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है उसके रिजल्ट में वाटरी स्लाइवा सेक्रेट होएगा, लेकिन होगा क्या कि रिच इन एंजाइम होएगा. और जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के रिजल्ट में स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सलाइवा विल बी सिक्रेटेड बट रिच इन म्यूकस, म्यूकस ज्यादा होएगा. ओके, तो ये कंडीशन और अनकंडीशन रिफ्लेक्स है, ये हमने पहले भी डिस्कस की थी कि कंडीशन कैसे होती है, अनकंडीशन रिफ्लेक्स कैसे होती है. ये अगेन वही कंट्रोल ऑफ स्लेवरी प्रोसेस है, ये स्लेवरी सिक्रीशन का प्रोसेस है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद दूसरा है एसोफेगस. एसोफेगस का मेनली फंक्शन क्या होता है कि स्वेलविंग और डीग्लूटिनेशन. व्हाट इज डीग्लूटिनेशन? एनीबॉडी? डीग्लूटिनेशन क्या है? डीग्लूटिनेशन रिफ्लेक्स भी होती है. आपने डीग्लूटिनेशन के बारे में सिर्फ बताना है. ये बेटा जो प्रोसेस ऑफ स्वेलविंग होता है दैट इज नोन एज डीग्लूटिनेशन. और ये जो डीग्लूटिनेशन होती है इसके अंदर वही 3 फेजेस होती हैं. वन इज ओरल, अदर इज फ्रेंचियल एंड थर्ड वन इज इसोफेगियल, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो deglutination or swelling, which is a process of moving food from the mouth through the esophagus into the stomach. No digestion or absorption take place in the esophagus.
और सेक्रीशन क्या होती है, म्यूकस सेक्रीट हो रहा होता है, ताकि जो एसोफेगल की लाइनिंग है उनकी एरोजन ना हो। अगर उनकी एरोजन हो जाएगी या एसिडिक कंटेंट जो स्टमक से एसोफेगस के अंदर आएंगे तो दैट इज नोन एज GERD, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। उसके बाद स्वेलविंग है। स्वेलविंग कैन बी इनिशिएटेड वोलेंटरली बट देन इट इज अंडर रिफ्लेक्स कंट्रोल। आपकी ओरल कैविटी के अंदर फूड है तो आप वोलेंटरली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही एसोफेगस के अंदर चला जाएगा, एसोफेगस के अंदर जाने के बाद ये रिफ्लेक्स कंट्रोल के अंदर आ जाता है, जिसमें इट अपर और लोअर एसोफेगल सफिंटर रिलैक्स और कंट्रैक्ट करते हैं। देन कॉर्डिक सफिंटर ओपन होता है और जो खाना होता है वो मूव कर जाता है इनटू स्टमक। ओके, तो जो स्वेलविंग रिफ्लेक्स होती है इसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं वो टच रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द फेरिंग्स। अब ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एफरेंट नर्व्स पड़ी होती हैं, वो इन रिसेप्टर से मैसेज रिसीव करती हैं। स्वेलविंग सेंटर प्रेजेंट होता है ब्रेन स्टेम के अंदर, उस तक मैसेज कन्वे करती हैं। जैसे ही ब्रेन तक मैसेज कन्वे होता है उसके बाद इफरेंट नर्व वेसल्स जिनके अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं वो मैसेज कन्वे करती हैं टुवर्ड द मसल ऑफ फेरिंग्स एंड एसोफेगस। जो स्वेलिंग है ये नॉर्मली टेक प्लेस होती है। अगेन स्वेलिंग रिफ्लेक्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं टच रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन द फेरिंग्स। ओके, वहाँ से इन्होंने क्या किया, रिसेप्टर्स ने सेंसरी रिसेप्टर्स जो एफरेंट की फॉर्म में होती हैं, एफरेंट नर्व वेसल्स होती हैं, इम्पल्सेस होती हैं, उन्होंने रिसेप्टर से मैसेज को कन्वे करना होता है टुवर्ड द सेंटर। अब जो सेंटर्स ऑफ स्वेलिंग है ब्रेन स्टेम के अंदर पड़ा होता है, वहाँ से प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद इफरेंट वेसल्स, इफरेंट नर्व एंडिंग्स या इफरेंट नर्व्स दैट आर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, उन्होंने क्या करना होता है कि वो मसल्स को जो फेरिंग्स और एसोफेगस होती हैं उनके मसल्स तक मैसेज कन्वे करना होता है और जो स्वेलिंग है वो टेक प्लेस होती है। मैकेनिज्म ऑफ स्वेलिंग जिसमें 3 फेज स्टेजेस होती हैं, वन इज ओरल और वोलेंटरली। Bolus of food is passed into the pharynx by upward and backward movement of the tongue against the palate। ये हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि जो ओरल फेज होती है या बुक्कल फेज का जिसको हमने नाम दिया था कि वो वोलेंटरली इन नेचर होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो बोलस ऑफ फूड होता है वो पास होता है इनटू द फेरिंग्स बाय अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द टंग अगेंस्ट द पैलेट। पहले के अगेंस्ट जो टंग है ये फॉरवर्ड अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगी, जिसके रिजल्ट में जो बोलस है वो पास करेगा इनटू द फेरिंग्स। दिस स्टिमुलेट द टच रिसेप्टर्स दैट इनिशिएट द स्वेलिंग रिफ्लेक्स। और जैसे ही वहाँ पे टच रिसेप्टर्स पड़े होते हैं वो स्वेलिंग रिफ्लेक्स को एक्टिवेट कर देंगे। अब ये जो स्वेलिंग रिफ्लेक्स है जैसे ही एक्टिवेट होएगी तो उसके रिजल्ट में सेंसरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर्स कन्वे मैसेज टू द ब्रेन सेंटर या ब्रेन स्टेम, वहाँ पे प्रोसेस होएगा। प्रोसेस होने के बाद इफरेंट नर्व वेसल्स, इफरेंट नर्व एंडिंग्स या इफरेंट नर्व्स जो कि पैरासिम्पैथेटिक इन नेचर्स होती हैं, ये मसल ऑफ द फेरिंग्स और एसोफेगस को सप्लाई कर रही होती हैं, इन्होंने उनको कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है और जो स्वेलिंग होती है वो टेक प्लेस होती है। ओके, उसके बाद होती है फ्रेंजियल फेज। अब फ्रेंजियल फेज हो या एसोफेगल फेज हो दैट इज इनवोलेंट्री इन नेचर। पहले हमने कहा है कि जो ओरल फेज होती है वो वोलेंट्री इन नेचर होती है। जैसे ही खाना ओरल कैविटी के अंदर था, अनलेस अनटिल के स्वेलिंग रिफ्लेक्स ट्रिगर नहीं हुई या स्वेलिंग रिफ्लेक्स इनिशिएट नहीं हुई या स्वेलिंग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट नहीं हुई, उस टाइम तक ये वोलेंट्री इन नेचर होती है। जैसे ही स्वेलिंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगी तो ये इनवोलेंट्री इन नेचर होना शुरू हो जाएगी। जैसे स्वेलिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट होएगी तो उसके साथ ही फ्रिंजियल फेज स्टार्ट हो जाएगी, फ्रिंजियल स्टेज स्टार्ट हो जाती है। अब जो फ्रिंजियल स्टेज है ये क्या करती है, दैट इज इनवोलेंट्री पैसेज ऑफ बोलस थ्रू द फेरिंग्स इनटू द एसोफेगस। अब इसके अंदर जो ग्लूटस है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को या रेस्पिरेटरी पैसेज को कवर कर रहा होता है ताकि फूड के कंटेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ना जाएं या एयरवे के अंदर ना जाएं।
इसलिए कि वो खाना जो फेरिंक्स के अंदर था वो डायरेक्टली मूव करे इनटू द एसोफेगस। अब एसोफेगस के अंदर अगेन स्फिंक्टर्स होते हैं, चाहे वो लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर और अपर एसोफेगस स्फिंक्टर, ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने के रिजल्ट में जो फूड होता है वो मूव करता है टूवर्ड्स द कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होता है, दैट मूव्स इनटू द स्टमक, दैट फूड दैट बोलस मूव्स इनटू द स्टमक। तो फ्रेंजियल फेज के अंदर इनवोलेंट्री पैसेज ऑफ बोलस थ्रू द फेरिंग्स इनटू द एसोफेगस और रेस्पिरेटरी पाथवेज आर क्लोज्ड एंड रेस्पिरेशन इज इनहिबिटेड। प्रोटेक्टिव रिस्पांस के लिए फ्यू सेकंड्स के लिए जो रेस्पिरेशन है ये इनहिबिट होती है, अदरवाइज ये कंटिन्यूसली रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ चेस्ट कैविटी की वजह से ब्रीदिंग हो रही होती है। इवन कि आप जब स्पीच कर रहे होते हैं या आप खाना खा रहे होते हैं तो उस टाइम आप अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आप लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर जो ब्रीथिंग है दैट इज वोलेंटरली और इनवोलेंटरली, है ना, पूछा था डेफिनेटली। तो उसका आंसर आप लोगों को क्या मिला था कि अकोमोडेशन हो रही होती है। ओके, तो जो तीसरा होता है ये एसोफेगल फेज होती है। एसोफेगल फेज के अंदर इनवोलेंट्री पैसेज ऑफ बोलस फ्रॉम द एसोफेगस टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब जैसे ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होएगी तो उसके रिजल्ट में जो खाना एसोफेगस में था वो खाना कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होने के रिजल्ट में कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर चला जाएगा। जैसे स्टमक के अंदर जाएगा तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि उसने कितनी टाइम के लिए वहाँ पे स्टे करना है, और टाइप ऑफ फूड के ऊपर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ फूड कि आपने खाने में क्या लिया है, प्रोटीन ली हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ली हैं। ओके, ये दैट वाज मैकेनिज्म ऑफ स्वेलिंग। इसके अलावा प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस ड्यूरिंग फ्रेंजियल फेजेस ऑफ स्वेलिंग क्या क्या हो सकती हैं। पहला काम जो हो रहा होता है उसमें एलिवेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट होती है। जैसे ही सॉफ्ट पैलेट की एलिवेशन होएगी तो दैट क्लोजेस पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग thus preventing the food reflex into the nasal cavity। अब पहली जो चीज़ कि कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि जब खाना आप खा रहे होते हैं तो ये नेजल कैविटी के अंदर नहीं जाता। इवन कि जब वोमिटिंग होती है तो वोमिटिंग के रिजल्ट में माइट भी कुछ कंटेंट नेजल कैविटी से भी पास आउट हो रहे होते हैं। ये आप एक्सपीरियंस कर लीजिएगा कि जब वोमिटिंग हो रही होती है या वोमिटिंग रिफ्लेक्स ट्रिगर होती है तो उसके रिजल्ट में फ्यू पार्टिकल्स नेजल कैविटी से भी पास आउट होते हैं। लेकिन जब आप स्वालो कर रहे होते हैं या फेज ऑफ स्वेलविंग के अंदर होते हैं तो उसके रिजल्ट में जो फूड के कंटेंट हैं वो नोज या नेजल कैविटी के अंदर नहीं आते। इसलिए नहीं आ रहे होते क्योंकि जो सॉफ्ट पैलेट है दैट विल बी एलिवेटेड। तो उसमें ये होगा कि क्लोज पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग जो है ये क्लोज हो जाएंगी ताकि जो फूड रिफ्लेक्स है वो डायरेक्टली जो फूड रिफ्लेक्स है वो प्रिवेंट कर रही होगी कि नेजल कैविटी के अंदर फूड का पैसेज ही ना हो, राइट। दूसरा काम क्या होगा कि एलिवेशन ऑफ लेरिंक्स अगेंस्ट द एपिग्लोटस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि जो लेरिंक्स है उसकी एलिवेशन हो जाएगी अगेंस्ट द एपिग्लोटस। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि दैट विल क्लोज द सुपीरियर लेरेंजियल ओरिफिस दैट इज नोन एज ग्लोटस। अब इसने क्या किया, ग्लोटस को क्लोज कर दिया एंड दस प्रिवेंटिंग फूड इंटरिंग इनटू द ट्रेकिया, और ट्रेकिया के अंदर फूड नहीं जाएगा। इसलिए जब आप खाना खा रहे होते हैं दूसरा काम ये होता है कि जो लेरेंक्स है दैट विल बी एलिवेटेड अगेंस्ट द एपिग्लोटस, और ग्लोटस का जो ओरिफिस है दैट विल क्लोज। इसलिए फूड के कंटेंट ट्रेकिया के अंदर ना जाएं या रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ना जाएं या एयरवे के अंदर ना जाएं। अगर ट्रेकिया के अंदर जाएंगे, एयरवे के अंदर जाएंगे तो दैट विल ट्रिगर कफ रिफ्लेक्स, राइट। तो कफ रिफ्लेक्स उस टाइम तक होती रहेगी जब तक फूड का कंटेंट ट्रेकिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक या एयरवे से बाहर नहीं निकलता। ओके, इसके अलावा तीसरा काम अप्रोक्सीमेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। अब वोकल कॉर्ड की अप्रोक्सीमेशन होना शुरू हो जाएगी। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, दिस आल्सो क्लोजेस द ग्लोटस एंड बट इट्स रोल इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट ऑफ एपिग्लोटस। अब ये क्या करेगा, ये अगेन
एपिग्लोटस को क्लोज होने में हेल्प आउट करेगा, और टेम्परेरी एपनिया भी हो सकता है। ओके बेटा, लेरिंक्स वाला रिपीट कर देता हूँ। और चौथी चीज होती है टेम्परेरी एपनिया होता है। व्हाट इज एपनिया? ओके, लिखा हुआ है स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स विच आल्सो प्रिवेंट्स फूड एंट्रेंस इनटू द ट्रेकिया। अब ये जो टेम्परेरी एपनिया हो रहा होता है ना, दैट इज आल्सो हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द फूड टू इंटर इन द ट्रेकिया। ओके, लेरिक्स की बात कर लेते हैं कि लेरिक्स बेसिकली है क्या चीज। लेरिक्स क्या है? बेटा वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ये जो टॉप ऑफ नेक होती है ना, ये इन्वॉल्व होती है और यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। वॉइस बॉक्स एक ऑर्गन होता है, उसको ऑर्गन भी डेफिनेटली कह सकते हैं। ये टॉप ऑफ द नेक जो होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रीदिंग में इन्वॉल्व हो रहा होता है। इसके अलावा इसका इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि इसने ना ट्रेकिया को प्रोटेक्ट करना होता है कि फूड एस्पिरेट करके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ना जाए, या ट्रेकिया के अंदर ना जाए, या एयरवे के अंदर ना जाए। और दूसरा ये काम साउंड प्रोड्यूसिंग में भी हेल्प आउट कर रहा होता है। तो जो लेरिंक्स है बेसिकली दैट इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। ये टॉप ऑफ द नेक प्रेजेंट होता है। इसने करना क्या होता है कि ये ट्रेकिया को प्रोटेक्ट कर रहा होता है ताकि जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ना जाएं। इसके अलावा साउंड प्रोड्यूसिंग में हेल्प आउट कर रहा होता है, ब्रीदिंग में भी हेल्प आउट करवा रहा होता है। ओके, डेफिनेटली यस, वॉइस बॉक्स। तो इसमें होगा क्या कि जब आप खाना खा रहे होंगे ड्यूरिंग स्वेलविंग रिफ्लेक्स, तो ये जो लेरिंक्स है उसकी एलिवेशन हो जाएगी अगेंस्ट एपिग्लोटस। अब जैसे ही एलिवेशन लेरिंक्स की होगी तो ये क्या करेगा कि जो लेरेंजियल ओरिफिस दैट इज आल्सो नोन एज ग्लूटस उसको क्लोज कर देगा। जैसे ही क्लोज होएगा ना, तो जो फूड के पार्टिकल्स जिन्होंने एसोफेगस के अंदर जाना था वो एसोफेगस के अंदर ही जाएंगे, ट्रेकिया के अंदर नहीं जाएंगे। अगर ट्रेकिया के अंदर जाएंगे तो दैट विल ट्रिगर द कफ रिफ्लेक्स, दैट विल स्टिमुलेट द कफ रिफ्लेक्स। अगर कफ रिफ्लेक्स ट्रिगर हो जाएगी तो तब तक कफ होती रहेगी जब तक फूड पार्टिकल या कोई भी एस्पिरेटेड पार्टिकल जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर गया था वो नहीं निकल जाता, वो रिमूव नहीं हो जाता। गॉट इट? ओके, एपनिया मीन एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। ओके, राइट, ए फॉर एब्सेंस, वेरी गुड। तो एपनिया जो होता है ये फ्यू सेकंड्स के लिए एपनिया हो सकता है ये, लेकिन ये टेम्परेरी एपनिया होता है। इसलिए हो रहा होता है ताकि जो फूड की एंट्री है वो ट्रेकिया के अंदर ना हो। ओके, बट इस ट्रेकिया, ये रेस्पिरेटरी में आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ट्रेकिया क्या होता है? ट्रेकिया क्या है? नहीं, अच्छा, चलो बेटा, ट्रेकिया जो होता है इसको विंड पाइप का नाम भी दिया जाता है। इसका जो लेंथ होती है ये वेरी कर रही होती है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होता है? जस्ट जस्ट अंडर द लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स के अंडर स्टार्ट हो जाता है और डाउनवर्ड ये रन करता हुआ ब्रेस्ट बोन या जिसे स्टर्नम कहा जाता है वहां तक ये प्रेजेंट होता है। और उसके बाद ये आगे डिवाइड हो जाता है इनटू राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में। और हर जो ब्रोंकाई है वो लंग्स, राइट और लेफ्ट लंग्स के अंदर चला जाता है, लेफ्ट लंग्स के अंदर, राइट लंग्स के अंदर। ये हम इंशाल्लाह जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे। ओके, डेफिनेटली विंड पाइप है, राइट। ओके, तो ये समझ आ गई चार चीजें। ओके, ट्रेकिया इज आल्सो विंड पाइप, डेफिनेटली बेटा ये 4 इंचेस राउंड अबाउट बन जाएगा, डेफिनेटली ठीक आप बता रही हैं। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एग्जैक्टली यू आर राइट, 4 इंचेस। ओके, मस्कुलर पैसेज ऑफ ब्रीथिंग, डेफिनेटली डेफिनेटली यस। ओके, तो ये बेटा ये दिखाई गई एक डायग्राम, इसके अंदर ये ग्लूटस और एपिग्लूटस को दिखाया गया कि ये किस तरह क्लोज होता है, और उसके साथ जो सफिंक्टर्स हैं ये किस तरह क्लोज होते हैं। ये थोड़ा आपको विजिबल हो रहा है?
ओके, तो अगर आप एक डायग्राम देखें जिसमें ग्लोटस एट द इंट्रेंस ऑफ द लेरिंग्स, पहले वाली जो डायग्राम है, ओके नहीं ऑडियो वीडियो पास नहीं होगी, डोंट वरी, आपका नेटवर्क इशू हो सकता है। अच्छा थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट करें, डेफिनेटली बेटा आप ठीक कह रही हैं, ब्रेस्ट बोन तक होता है, 4 इंचेस लॉन्ग होता है लोगों में ग्लोटस जो है वो। कुछ लोगों में ग्लोटस बाहर की तरफ होता है, फॉर एग्जांपल बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ मतलब बेटा मीन ग्लोटस बाहर की तरफ होता है, इसका क्या मतलब है? चले मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा आप क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा। तो पहली जो डायग्राम है उसमें ये है कि ग्लोटस एट द एंट्रेंस ऑफ लेरिंग्स, नेजल पैसेज ऊपर दिखाया गया है, उसके नीचे हार्ड पैलेट है, देन सॉफ्ट पैलेट है, देन जूला है, देन फेरिंग्स है, देन उसके नीचे एपिग्लोटस है, देन एसोफेगस है और देन ट्रेकिया है। ये एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है। अब होगा क्या कि जब स्वेलिंग सेंटर इनवेड द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन स्टेम, जैसे ही आप लोगों का खाना ओरल कैविटी के अंदर आता है तो जो स्वेलिंग सेंटर है ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर को ब्रेन स्टेम में जो पड़ा होता है उसको इनवेड करना शुरू कर देता है। उसके रिजल्ट में दूसरा काम ये होता है कि यूला है उसकी एलिवेशन होती है, प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम इंटरिंग नेजल पैसेज, नेजल पैसेज में यूला की वजह से जो फूड है वो नेजल पैसेज में नहीं जा रहा होता। इसके अलावा तीसरी चीज ये होती है कि पोजीशन ऑफ टंग प्रिवेंट्स फ्रॉम द री इंटरिंग द माउथ, और जो पोजीशन ऑफ टंग है वो दोबारा माउथ में अगर एक दफा एसोफेगस के अंदर आ गई है तो आप उसको दोबारा ओरल कैविटी के अंदर नहीं लेके जा सकते। और जो एपिग्लोटस होता है एज ए प्रेस्ड डाउन ओवर क्लोज्ड ग्लूटस एज एक्सिलरी मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम इंटरिंग द एयरवे, और उसके बाद जो एपिग्लोटस है कवर कर देता है ताकि जो फूड है वो एयरवे के अंदर ना जाए। उसके बाद क्या होता है कि ये पोजीशंस होती हैं इस तरह की पोजीशन अप्रोक्सीमेटली, जिसके अंदर जो वोकल कार्ड होता है अक्रॉस द ग्लूटस दैट आल्सो प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम इंटरिंग रेस्पिरेटरी एयरवे। तो इस तरह ये जो खाना है ये एसोफेगस के अंदर आ रहा होता है और एसोफेगस से अगेन ये स्टमक के अंदर जा रहा होता है। तो बेटा यूला क्या है? ओके तो यूला बेटा ये एक एक्सटेंशन होती है जो सॉफ्ट पैलेट की बैक पे पड़ी होती है। बेसिकली ये भी मस्कुलर इन नेचर होती है, सॉफ्ट पैलेट की बैक साइड पे पड़ी होती है, और ये जो ऐसे ही थॉट की मूवमेंट्स होती है तो उसके साथ ये मूव कर रहा होता है। लेकिन अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके रिजल्ट में इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दैट इज़ नोन एज यूलाइटिस। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि क्या कहते थे कि जब यूलाइटिस हो जाएगा तो आप, ये हेल्प आउट कर रहा होता है वॉइस में, जब यूलाइटिस हो जाएगा तो आपकी जो आवाज़ है वो नहीं निकल सकती। इसको कुछ और भी कहते थे कुछ पंजाबी में ये इस तरह में, आई डोंट थिंक सो कि क्या कहते थे, भूल गया मुझे। तो यूला क्या होता है कि ये एक एक्सटेंशन होती है, मसल्स की एक्सटेंशन होती है दैट इज प्रेजेंट बी बैक ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, और ये हेल्प आउट कर रही होती है वॉइस प्रोडक्शन में। नहीं एनफ नहीं है बेटा, आज कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। ओके तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये अगेन वही दिखाया गया है कि किस तरह जो बोलस है वो मूव करता है डाउनवर्ड इनटू द स्टमक। अब स्टमक के अंदर कैसे मूव कर रहा होता है ये एक दफ़ा देख लेते हैं कि जो एसोफेगस ऊपर पड़ा होता है उसके बाद नीचे मस्कुलरस लेयर पड़ी होती हैं। अब ये जो मस्कुलरस लेयर होती है, ये मसल्स होती हैं ना, ये सर्कुलर फॉर्म में होती हैं, सर्कल की फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में पड़ी होती हैं। इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल कंट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद जो सर्कुलर मसल्स होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है। जैसे ही सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करेंगे लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्ट करेंगे सर्कुलर रिलैक्स करते हैं। तो इस तरह जो बोलस है ना ये डाउनवर्ड मूव करता है, डाउनवर्ड मूव करता है और एट द एंड जाके लोअर एसोफिगल सफिंटर को टच करता है, लोअर एसोफिगल सफिंटर ओपन होता है, लोअर एसोफिगल सफिंटर ओपन होने के बाद
जो कार्डिक सफिंटर पड़ होता है वो ओपन होता है। कार्डिक सफिंटर ओपन होने के बाद जो फूड वो स्टमक के अंदर आ जाता है। बेटा डेफिनेटली पंजाबी में इसका नाम है, लेकिन मुझे भूल गया कि इसको क्या कहते थे। अगर आप में से किसी को पता है तो लेट मी नो आल्सो। ओके, तो इसके अलावा स्टमक है। स्टमक में हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि इसकी ग्रास अनाटमी क्या है, हिस्टोलॉजी ऑफ द स्टमक क्या है, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द स्टमक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रीशन और फंक्शन ऑफ ईच कंस्टिट्यूंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट मैकेनिज्म दैट रेगुलेट गैस्ट्रिक सेक्रीशंस। ओके, तो ये स्टमक कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग टेस्ट का फाइनल कर दीजिएगा मुझे। देन सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर्स। अच्छा, बोलस का क्या पूछना है बेटा, कि बोलस क्या है? बोलस क्या है बेटा, डिस्कस करो। बोलस होता क्या है बेसिकली? बेटा ये मिक्सचर ऑफ फूड होता है जिसके अंदर क्या जो सलाइवा होता है ना, जैसे ही आप फूड को चीव कर रहे होते हैं, चीविंग के रिजल्ट में जितना ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट होता जाएगा ना, तो ये एक सेमी सॉलिड सा मिक्सचर बन जाएगा। अब ये जो सेमी सॉलिड मिक्सचर है जब बॉल की फॉर्म में होगा तो उसको कहा जाता है बोलस। ओके, ओके, अगर हम स्टमक के बारे में डिस्कस करें, चलें स्टमक को हम कल कर लेते हैं, मंडे को कर लेंगे। एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि स्टमक के अंदर चीज़ें क्या क्या पड़ी होती हैं, इसमें कौन कौन से सेल्स होती हैं, फंक्शन ऑफ स्टमक थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर लेते हैं। इसमें स्टोरेज होती है, मिक्सिंग होती है, एम्पटिंग होती है, स्क्रीटरी फंक्शंस होता है जिसमें एक्सोक्राइन होते हैं, एंडोक्राइन इन नेचर्स होते हैं, डाइजेस्टिव प्रोटीन और लिपिड्स पे होते हैं, वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, और 3 डे पर लीटर इसकी। ओके, तो 3 डे पर लीटर यस फूड मिक्स विद सलाइवा, इसको बोलस कहा जाता है डेफिनेटली। ओके, म्यूकस फ्रॉम द म्यूकस सेल सिक्रीट हो रहा होता है, 3 डे पर लीटर सिक्रीशन होती है इसकी। हाई एसिडिक इन नेचर होता है जिसकी pH 1 to 2 होती है। इंजाइम्स होते हैं फ्रॉम चीफ सेल्स सिक्रीट हो रहे होते हैं, चीफ सेल से सिक्रीटेड होते हैं जिनके अंदर पाइटा सेल सिक्रीट कर रहे होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये एक डायग्राम दिखाएंगे आपको। इसके अलावा HCl के फंक्शंस हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इसने इंजेस्टेड बैक्टीरिया को किल करना होता है, प्रोटीन की डाइजेशन करनी होती है जिसमें पेप्सिनोजेन को पेप्सन में एक्टिवेट करना होता है, ऑप्टिमम पीएच पेप्सन के लिए प्रोवाइड करनी होती है, और स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन दैट प्रमोट द फ्लो ऑफ बाइल एंड पेंक्रियाटिक जूसेस। इसके अलावा 3 फेजेस हैं, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है लेकिन अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कंडीशन क्या होती है और अनकंडीशनल क्या होती है, रिफ्लेक्स कैसे ट्रिगर कर रही होती है। गैस्ट्रिक फेज के अंदर सेम नर्वस कंट्रोल क्या होता है और हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है। पहले हमने ओवरव्यू में बस डिस्कस किया था गैस्ट्रिक फेज के अंदर गैस्ट्रन सेक्रीट होता है, वो सर्कुलेट करता है उसने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। डेफिनेटली बेटा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप लोग, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को या तो समझ नहीं आती या आप तंग आ जाते हैं। ओके, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि नर्वस कंट्रोल क्या होता है और हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है, ताकि आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, तो सेम कंडीशन विद द इंटेस्टाइनल फेज के अंदर भी हम ये देखेंगे कि नर्वस कंट्रोल क्या कर रहा होता है और हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है। उसके बाद हम एक्सोक्राइन पेंक्रियाज के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेंक्रियाज क्या करता है। ठीक है, तो ये आज का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है जो आपको समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी। इसके अलावा हम टेस्ट को अभी आप लोगों पे छोड़ रहे हैं कि आप लोग फाइनल करके मुझे देंगे कि आप लोगों ने किस टाइम टेस्ट को देना है, ताकि मैं उस टाइम आपका टेस्ट ऑनलाइन कर दूंगा। जैसे ही टेस्ट ऑनलाइन होगा तो
यू हैव टाइम टू सबमिट द टेस्ट। और बाकी लोग जो क्लास ज्वाइन नहीं करते, काइंडली उनको मैसेज कन्वे कर दीजिएगा कि यूएचएस आप लोगों को पास नहीं करने वाली। अच्छा, ऑनलाइन ओके, लेक्चर में कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। ओके बेटा, आप एक 60 रुपीज़ का असासा रखें अपने पास, एक कागज़ और एक पेंसिल। आप डेली का डेली लेक्चर जो आपको समझ नहीं आ रही होती वो पूछ के वहाँ पे नोट्स बना लें, और वो नोट्स आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, और वैसे भी दूसरे जूनियर्स को भी दे सकते हैं, उनकी भी हेल्प आउट हो जाएगी। ठीक है, और सीनियर्स ने अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, आप उनसे भी हेल्प ले लेते हैं। डेफिनेटली यूएचएस उड़ा देगी। और यूएचएस में अगर पास नहीं होंगे, आपका ये साल भी वेस्ट हो जाना है, अगला साल भी वेस्ट हो जाना है, क्योंकि पहले भी यूएचएस वालों के एग्ज़ाम डिले हो रहे हैं। ओके ओके ओके, यूएचएस उड़ा देगी डेफिनेटली। ठीक है, तो अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी, पूछ लें। कोई भी क्वेश्चन है जो कि आज के टॉपिक के रिलेटेड हो या टेस्ट के रिलेटेड हो, ब्लड वाले चैप्टर के रिलेटेड हो। उसके बाद हम सीवीएस का कंडक्ट करेंगे। सीवीएस में भी आप लोगों को 2 टेस्ट देने पड़ेंगे, 2 से 3 टेस्ट देने पड़ेंगे। ब्लड के अलावा बेटा सीवीएस का हम नेक्स्ट थर्सडे को आपका सीवीएस का टेस्ट होगा। इसलिए मैं चाह रहा था कि आपका ब्लड का जो टेस्ट है ना, ब्लड वाले चैप्टर का टेस्ट अगेन सिर्फ एमसीक्यूज कंडक्ट कर लेते हैं, ताकि वे आप लोगों को और ज़्यादा इसके ऊपर ग्रिप आ जाएगी, ब्लड के ऊपर ग्रिप आ जाएगी। बेटा सीनियर्स ने आपको कुछ दिया नहीं है। बेटा कैंसिल नहीं हुए, लेकिन अभी जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हैं फाइनल ईयर के, उनकी डेट शीट आ गई है। उनके अगस्त में एग्ज़ाम है, उसके बाद सून इंशाल्लाह आप लोगों के जो सीनियर बैच है उसकी भी डेट शीट आ जाएगी। बेटा सीवीएस कंप्लीट कर लीजिएगा। बेटा आप लोगों को नहीं पता ना यूएचएस क्या करने वाली है आप लोगों के साथ। वो उनसे पूछे ना जिनका साल ज़ाया हो जाता है, जिनकी सप्ली आ जाती है। तो इसलिए इसलिए ये ज़रूरी है कि आप वर्स्ट टाइम से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें। और सीवीएस कंप्लीट हो जाएगा, सीवीएस के भी हम 3 टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। आप लोगों को हाफ सीवीएस का पहले टेस्ट दे दीजिएगा, हाफ का बाद में दे दीजिएगा, और एक कंप्लीट टेस्ट सीवीएस का कर लेंगे। राइट। हाँ बेटा, इसलिए तो हाफ चैप्टर कर रहे हैं ना, हाफ चैप्टर पहले कर लेते हैं, हाफ बाद में कर लेते हैं, और तीसरा जो टेस्ट होएगा सीवीएस का वो कंप्लीट चैप्टर का कर लेंगे। ओके। बेटा ये जो टेस्ट 2 से 3 बार हो रहा है आपका, बेटा ये एक दिन में होना चाहिए। एक दिन में बेटा आप लोग अगर ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना आप लोगों को ज़्यादा आएगा। बेटा कॉलेज लेट्स सी कब ओपन होते हैं, जुलाई में माइट भी ओपन हो जाएं या अगस्त में ओपन हो जाएंगे, माइट भी नेक्स्ट मंथ ओपन हो जाएं आफ्टर 12 डेज। बेटा हाफ आप लोगों को कंडक्शन सिस्टम तक कर लें, कंडक्शन सिस्टम तक कर लें हाफ अगर करना है तो। अदरवाइज़ हम ये ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे कि आप लोगों ने किस टाइम तक, सॉरी कहाँ तक आपने ये चैप्टर करना है। ओके, मिड ऑनलाइन डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप किसी के घर मेहमान बन के चली जाएं, वो जहाँ पे नेट अच्छा आता हो, ताकि आप क्विज़ ऑनलाइन सबमिट कर सकें। अच्छा, बहुत घर से तंग है। इंशाल्लाह कॉलेज ओपन हो जाएंगे, जैसे ही कॉलेज ओपन होंगे तो देन आप कॉलेज में आगे मिड टर्म दे सकते हैं। बेटा अभी सिलेबस काफ़ी पड़ा है, और इंशाल्लाह स्लोली और प्रोग्रेसिवली हम सिलेबस को कवर करेंगे। ये नहीं है कि मैं बस रीडिंग करता जाऊँ, स्लाइड्स पढ़ता जाऊँ और आप लोग कहेंगे कि बस ठीक है सिलेबस कवर हो गया। हमारा काम सिलेबस कवर करना नहीं है, हमारा काम है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। राइट, कि अगर आप कहते हैं कि सिलेबस कवर करना है तो रीडिंग करके सिलेबस कवर कर लेते हैं, वो आपके अगले 5-7 लेक्चर 10 लेक्चर के अंदर सिलेबस कवर हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं है, क्लास में समझ आ जाती थी लेकिन मुश्किल आती थी। अब अगर ऑनलाइन समझ नहीं आ रही तो बेटा आप जो पढ़ा है वो ग्रुप में डिस्कस किया करें एक दूसरों के साथ।
ग्रुप में एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आप लोगों की क्वेरी होगी उसको मैं आंसर कर दिया करूँगा। ठीक है, तो आप आज जो पढ़ा है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, पहले जो पढ़ा है इवन के जो टेस्ट होता है उससे पहले भी आप डिस्कस करना चाहें तो ग्रुप में डिस्कस करके कोई भी क्वेरी होती है तो मैं उसका आंसर कर दिया करूँगा। और बेटा इंशाल्लाह आप डेफिनेटली आपको समझ के कवर करवाया जाएगा, ये नहीं है कि जस्ट स्लाइड रीडिंग कर दी जाए बस पता नहीं है कि क्या है लिखा उसके अंदर, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर ऑन मंडे। तो बाकी टेस्ट का मुझे कंफर्म करके दे दीजिएगा कि आपने किस टाइम कंडक्ट करवाना है, मैं उस टाइम ऑनलाइन कर दूंगा। कल देना है, मंडे को देना है, इट्स अप टू यू। अभी आपने रिसेंटली पढ़ा हुआ है, आप एक रिवीजन ले लें, आज शाम में करना चाहें तो आज शाम में भी कर सकते हैं, कल मॉर्निंग में करना चाहें तो कल भी कर सकते हैं, मंडे को करना चाहें मंडे को भी कर सकते हैं। ओके, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सी यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।